जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज आपके लिए सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो हमने छाट कर प्रश्नों को लिए जो एसएससी एमटीएस में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस प्रश्नों को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग प्रश्न अगर देखते हैं तो बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानकारी इस चैनल से मिलती रहती है। तो आज देखिए प्रश्न कैसा है और आपके लिए प्रश्न कैसा है देखिए जरूर, और इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न को। यहाँ पे देखिएगा जो फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत जो है अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भारत जो है वह कौन सा देश है जिसके साथ अपनी लंबी भूमि मतलब भूमि साझा करता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो हम लोग यहाँ पे जो राइट आंसर करेंगे सी ऑप्शन को टिक करेंगे। यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है सबसे जो लंबी सीमा रेखा जो साझा करता है वह बांग्लादेश के साथ साझा करता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो बांग्लादेश है भारत का पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश माना जाता है, मतलब कह सकते हैं भारत के पूरब में स्थित ये जो है बांग्लादेश है, जो 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। समझ में आ गया। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से भी घिरा हुआ है, और भारत जो है ये बांग्लादेश के साथ अपने सबसे लंबी जो है भूमि साझा करता है, सीमा को साझा करता है। कितना साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर। इस बात की आप लोग जरूर बात को याद कीजिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को बताते हैं इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कितना साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर जो भारत है ये बांग्लादेश के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो सेकंड प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा सेकंड प्रश्न को। यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये सबसे पहले कहाँ हुई थी औपनिवेशिक शासन की स्थापना? तो बात करेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। बंगाल में सबसे पहले हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की जो स्थापना है ये बंगाल में हुई थी। क्लियर है? समझ में आ गया। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि औपनिवेशिक शासन है क्या। तो जो औपनिवेशिक शासन है ये सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी सुधार की जो नई व्यवस्था को लागू करने और नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का प्रयत्न जो है औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में किया गया था। आप लोग को अब समझ में आ गया कि जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था है इसमें ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करना था, ठीक है। भूमि जो संबंधी अधिकार है उसकी नई व्यवस्था को लागू करना था और राजस्व प्रणाली स्थापित करना था। तो कभी भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से औपनिवेशिक जो शासन है इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो आप लोग फट से बता सकते हैं कि हाँ, ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करना, भूमि संबंधी जितने भी अधिकार हैं उनकी नई व्यवस्था को लागू करना, नई राजस्व प्रणाली को स्थापित करना, ये सारे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। थर्ड प्रश्न यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न कर रहा है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। 1925 की बात आ गया है भैया। तो 1925 में पूछा गया कि केंद्रीय विधानसभा का जो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो बात करेंगे तो विट्ठल भाई पटेल थे। यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। 1925 की बात आ गया केंद्रीय विधानसभा के, तो आप लोग विट्ठल भाई पटेल जी का नाम याद रखिएगा। ओके, क्लियर है। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। विट्ठल भाई पटेल कौन है भैया? तो विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता हैं और स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई हैं। सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल हैं।
ये इनका क्या है राजनीति में, तो ये भारतीय राजनीतिक नेता हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक है। ठीक है, विठल भाई की बात करेंगे तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। 1925 में ये जो हैं विठल भाई पटेल ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आएंगे प्रश्न जो 4 है, देखिएगा ध्यान से प्रश्न। यहाँ पे जो 4 प्रश्न कर रहा है कि सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है, मतलब ध्यान में रखना होगा। यहाँ से देख सकते हैं प्रश्न छोटा सा है कि सूरजकुंड जो मेला है ये जो है शिल्प मेला, मतलब इसे शिल्प मेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो सूरजकुंड मेला है ये किस राज्य में आयोजित होता है, भारत के किस राज्य में आयोजित होता है, तो हरियाणा याद कीजिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग टिक करते हैं। सूरजकुंड जो मेला है ये हरियाणा में आयोजित होता है और इस मेला को जो है शिल्प मेला के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग सूरजकुंड के बारे में समझते हैं साथियों। सूरजकुंड जो मेला है ये भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित प्रत्येक वर्ष होता है, जिसे शिल्प मेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में मनाया जाता है। जो हरियाणा है, हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम है फरीदाबाद। ठीक है, और फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में ये जो मेला है इसको मनाया जाता है, जो शिल्प मेला है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला ये है और 15 दिनों तक चलने वाला ये मेला जो है लोगों को ग्रामीण संस्कृति का परिचय कराता है। ग्रामीण संस्कृति का परिचय कराता है। कौन सा मेला, तो भैया सूरजकुंड मेला, मतलब शिल्प मेला। उसका नाम क्या है, शिल्प मेला। पूरा अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये क्या है, विख्यात मेला है। समझ में आ गया इतना कुछ। इसका प्रारंभ की बात करेंगे तो 1987 में ये जो शिल्प मेला है इसका प्रारंभ हुआ है। शिल्प मेला का प्रारंभ कब हुआ है साथियों, तो 1987 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे प्रश्न जो 5 है। देखिए यहाँ पे जो 5 प्रश्न करे कि भारत की लगभग, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है और किलोमीटर की बात किया है। ठीक है, भारत की लगभग 10 किलोमीटर की जो थल सीमा, स्थलीय सीमा, थल सीमा, वायु सीमा, थल सीमा और स्थलीय सीमा। ठीक है, थल सीमा की बात किया है, पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई। कितने किलोमीटर पड़ोसी देशों के साथ जो है भारत की जो थल सीमा है ये जुड़ी हुई है, तो राइट आंसर की यहाँ पे बात करेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा 15,106 किलोमीटर। ध्यान में रखना होगा 15,106 किलोमीटर जो थल सीमा है भारत का, ये पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में छोटी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। 15,106 किलोमीटर थल सीमा जो है पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है। स्थलीय सीमा तो पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश हो जाएगा, चीन होगा, नेपाल होगा, म्यांमार होगा, भूटान होगा और अफगानिस्तान हो जाएगा, जो भारत के साथ जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने हो जाएंगे, तो 7 याद करना होगा। ठीक है, पाकिस्तान पहला, सेकेंड बांग्लादेश, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, 5 म्यांमार, 6 भूटान और 7 अफगानिस्तान। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो प्रश्न 6 है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो 6 प्रश्न कर रहा है कि भारत की मानक यामतर इनमें से किस स्थान से होकर जाती है। जो यामतर रेखा है ये किस स्थान से होकर जाती है भारत के, तो मिर्जापुर और नैनी दोनों याद करना होगा, मिर्जापुर से होकर जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। भारत की जो मानक यामतर है ये मानक देशांतर कहते हैं, ये पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। कभी कभी मानक यामतर जो आता है इसे ध्यान में रखना होगा, इसे किस पूर्वी देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो मानक मध्याह्न होता है, ये रेखा जो मानक मध्याह्न रेखा है ये 82.5, ध्यान में रखना होगा, पूर्वी देशांतर होता है 82.10°30'। ठीक है, तो 82.5 आप लोग को ध्यान में रखना होगा। यह प्रयागराज के नैनी और मिर्जापुर शहर के निकट से होकर गुजरती है, ध्यान में रखना होगा, मिर्जापुर शहर के निकट से होकर गुजरती है। पूरे देश का मानक समय यही माना जाता है जो नैनी से होकर मिर्जापुर शहर से निकट होकर गुजरती है। ठीक है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान में रखना होगा। जो
मध्यान्ह जो कह सकते हैं, ये जो यामेतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है भैया? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। पांचों राज्य का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ 5 राज्यों से यामेतर जो रेखाएं होती है ये गुजरती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका मध्यान्ह है, ठीक है। और प्रयागराज के नैनी और मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है। हमारे जो देश का मानक समय यही माना जाता है। 5 राज्य से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर है? इसे भारत का मानक समय IST भी कहा जाता है, ठीक है। IST मानक समय, भारतीय मानक समय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको IST कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, जो 7 प्रश्न है, ध्यान से देखिए। जो 7 प्रश्न है कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने भागों में, मतलब कितने प्रतिशत भागों में ये फैला हुआ है? तो 2.3%। याद रखिएगा, कितने भागों में ये फैला हुआ है? तो 2.3% भागों में फैला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारत जो है दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। 2.4% भागों में ये फैला हुआ है पृथ्वी का। भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। जनसंख्या की बात करेंगे तो पहले चीन आता है, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा देश आता है, ठीक है। तो भौगोलिक दृष्टि से बात करेंगे तो 7वें नंबर पे जो है अपना भारत देश आता है। और जनसंख्या की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आ जाता है, क्योंकि पहले नंबर पर चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसके बाद हम लोग का अपना देश भारत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रश्न देखेंगे 8 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान के रूप में जाना जाता है? भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है? तो द्रास दिया होगा, देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा द्रास, ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो द्रास याद करना होगा, ये जो सबसे ठंडा आवासीय स्थान माना जाता है। अब ध्यान में रखिएगा, इसको थोड़ा सा हम आप लोग को बता देते हैं। ठंडा आवासीय स्थान द्रास है। ये द्रास जो है लद्दाख के कारगिल जिले का शहर है। द्रास जो है ये लद्दाख के कारगिल जिलों का शहर है। यहाँ पे थोड़ा सा बकरियों का ऊन भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, ऊन भी यहाँ पे मिलता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे लद्दाख का प्रवेश द्वार द्रास को कहा जाता है। लद्दाख का प्रवेश द्वार जो है द्रास को कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बस ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा सबसे बड़े ठंडा स्थान कहाँ पे है? तो द्रास है। द्रास कहाँ पे है? लद्दाख में है। लद्दाख के कौन से जिले में है? तो कारगिल जिले में, ठीक है। समझ में आ गया इतना? लद्दाख का प्रवेश द्वार द्रास को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न आएंगे, देखिए अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है 9। यहाँ पे जो 9 प्रश्न कर रहा है कि एंथोरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? अब थोड़ा सा ये देखिए कैसा प्रश्न है। एंथोरियम की बात कर रहा है और ये एंथोरियम कह रहा है कि एक प्रकार का फूल भी है, और ये फूल भी है तो ये एक राज्य का पर्व भी है। और भैया अब कौन सा राज्य का ये पर्व हो सकता है? तो मिजोरम हम लोग ठीक करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर ये मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंथोरियम है क्या, ये कैसा फूल है, थोड़ा सा आप लोग समझिए ध्यान से। दिल के आकार का एंथोरियम जो हो जाएगा, ये फूल जो है भारत के मिजोरम राज्य में पाया जाता है। इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ एंथोरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। एंथोरियम फेस्टिवल मनाया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं फूलों के नाम पर जो है एक फेस्टिवल, एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है एंथोरियम। लोसरडी सोलुंग अरुणाचल प्रदेश में यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। लुई नगाई नी चेरोबा ये मणिपुर में मनाया जाता है। वत्सांग माफ कीजिएगा आओलिंग और हॉर्नबिल ये नागालैंड में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ से प्रमुख त्यौहार से रिलेटेड प्रश्न आते हैं भैया, आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में प्रश्न प्रमुख त्यौहार से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का देख सकते हैं ये त्यौहार है,
थोड़ा सा अटपटा तो नाम है ही, लेकिन आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। लोसार याद करिएगा। और सोलुंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है, याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से तो जरूर याद होगा। लुई नगाई की बात करेंगे और नी चेराओबा ये मणिपुर का है, लुई नगाई और नी चेराओबा, ठीक है। अब इसके बाद आओ लेग और हॉर्नबिल याद कीजिएगा, ये नागालैंड का हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रश्न देखेंगे 10। यहाँ पे जो 10 प्रश्न देखिए कह रहा है कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है गुड्डी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड्डी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। अब इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, उगादी या युगादी कहा जाता है। वहाँ पे उगादी भी बहुत सारे लोग कहते हैं और युगादी भी वहाँ के लोग कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, उगादी कहा जाता है। गुड्डी पड़वा त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, तो उगादी या युगादी के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग गुड्डी पड़वा त्यौहार के बारे में समझते हैं, ये क्या है। जो गुड्डी पड़वा त्यौहार है दोस्तों, ये प्रति वर्ष है चैत मास के शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। ये हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ भी इसी से माना जाता है, ठीक है। ये जो है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड्डी पड़वा को युगादी या युगादी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, ये हिंदू नव वर्ष का आरंभ माना जाता है और ये जो है चैत मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है गुड्डी पड़वा त्यौहार को, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 11 प्रश्न है। 11 यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न है सोगात्सु जो है निम्न में से किस देश का नव वर्ष है। सोगात्सु जो है ये निम्नलिखित में से किस देश का नव वर्ष है। सोगात्सु जो हो जाएगा जापान का है, याद रखना होगा, किसका है, जापान का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सोगात्सु जो है जिसे ओसोगत्सु के भी नाम से जाना जाता है, ये 1 से 3 जनवरी को जापान में मनाया जाने वाला नव वर्ष का त्यौहार है। मतलब हम लोग जो फर्स्ट जनवरी होता है, एक जनवरी को हम लोग मनाते हैं, लेकिन जापान में भी 1 से 3 जनवरी को मनाए जाने वाला एक नव वर्ष के रूप में त्यौहार है जिसका नाम है सोगात्सु, ठीक है। यह त्यौहार जो है नए वर्ष से कैलेंडर की शुरुआत करता है। तो हम लोग 1 तारीख से 1 जनवरी से हम लोग का स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो है 1 से 3 जनवरी को जापान में नए वर्ष की शुरुआतें होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला बढ़ेंगे प्रश्न हम लोग देखते हैं जो 12 प्रश्न है, ध्यान से देखिए, ये प्रश्न अच्छा है। यहाँ पे जो 12 प्रश्न की बात कर रहे हैं कि दोस्तों पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे डैश के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार या बैसाखी मनाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न कुछ अजीब टाइप का है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारा कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे डैश के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार या बैसाखी का त्यौहार या बैसाखी मनाते हैं। तो हम लोग फसल याद करेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो सर जी कहिएगा, सर जी ये कैसा प्रश्न है, फसल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अच्छे फसल के लिए यहाँ के लोग जो होते हैं पंजाब के, हरियाणा के, भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। समझ में आ गया। तो अच्छे फसल यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। ये चीज़ हम आप लोग को अभी बताए हैं जस्ट, ठीक है। अप्रैल महीने में बैसाख की प्रथम तिथि को बैसाखी पर्व मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में। इसे गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव 1699 रखने की याद में मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना होगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए कैसे है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। कब किया गया, तो 1699 में। कब किया गया, तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। इन्हीं के याद में रखते हुए इस पर्व को मनाया जाता है। क्लियर हो गया। शीतकालीन फसल काटने की खुशी में भी यहाँ पे ये व्यक्त की जाती है इस पर्व को। नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जुलूस भी निकालने की प्रथा है और यहाँ पे क्या है, पंजाब हरियाणा में जुलूस भी निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो 13 प्रश्न की बात करते हैं कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो देखिए ये प्रश्न आ चुका है और हमने हुगली नदी के तट पर बताए थे जो पिछले जनरल अवेयरनेस की क्लास लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हुगली नदी हम लोग सही करेंगे, हुगली नदी हम लोग यहाँ पे सही करेंगे क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजी कारखाना जो है स्थापित करना था। तो ध्यान में रखना होगा, हुगली नदी के तट पर। आप लोग को समझा देते हैं।
बंगाल में जो है अंग्रेजों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट जो है 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई थी, जब बंगाल के सूबेदार जिसका नाम था शाह शुजा, माफ कीजिएगा, शाह शुजा था, जिसको शाह शुजा का नाम जो है ये शाहजहां का दूसरा बेटा है, ठीक है। एक फरमान जारी किया था कंपनी के लिए और 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का एक विशेष अधिकार प्रदान किया था, ठीक है। कौन था? तो शाह शुजा था, जो शाहजहां का दूसरा बेटा था, इसे ध्यान में रखना होगा। ये कंपनी के लिए फरमान जारी किया था और 3000 रुपये मासिक कर के बदले यह क्या किया था? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में व्यापार शुरू किया था, ठीक, समझ में आ गया। शाह शुजा की जो अनुमति से बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना को 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। किस नदी के तट पर? 1651, माफ कीजिएगा, 1691 नहीं, 1651, ठीक है, हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे देखिएगा, जो अंग्रेज अधिकारी था, यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था जिसको ब्रिजमैन को नाम से जाना जाता था, इसे इस कारखाने का प्रधान नियुक्त किया गया था, इस कारखाने का प्रधान नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगर 14 प्रश्न की बात करेंगे कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो मछलीपट्टनम, याद रखना होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, मछलीपट्टनम में खोला था, ठीक है। अब थोड़ा सा मछलीपट्टनम के बारे में समझ लिए। ये तो आप लोग को पता चल गया कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम जो है 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। उल्लेखनीय है कि भारत में जो आने वाली यूरोपीय शक्तियां हैं, ये सबसे पहले आगमन पुर्तगालियों को हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे जो आगमन हुआ था वह पुर्तगालियों को हुआ था, ठीक है। और आप लोग को पता है कि जो वास्को डी गामा जो भारत आया था, समुद्री मार्ग से खोज किया था। लीजिए, प्रश्न भी आ गया। 15 यहाँ पे देखेंगे, जो ध्यान से प्रश्न देखिएगा कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा। ये तो पता है, 1498 में ये भारत आया था। आप लोग देख सकते हैं, भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज है वास्को डी गामा के द्वारा किया गया है। ये पुर्तगाल नाविक था, ध्यान में रखना होगा, ये पुर्तगाल नाविक था। वह अब्दुल मनिक, ये प्रश्न देख सकते हैं, आया हुआ प्रश्न है, आप लोग को बताए थे। ये अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह, कालीकट के जो प्रसिद्ध बंदरगाह है कंपे कडाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा था। किसकी सहायता से? तो अब्दुल मनिक की सहायता से। ये प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न जो है बीपीएससी में भी पूछा गया है, स्टेट में भी पूछा गया, मतलब प्रश्न ये पूछा गया, हमने पढ़ा है इसके बारे में बहुत अच्छे तरीका से। यहाँ के स्थानीय शासक की बात करेंगे जिसकी पैतृक उपाधि जो है जामोरिन थी। इसका स्वागत भी बहुत अच्छे तरीका से किया गया था, ठीक है। तो पैतृक उपाधि जामोरिन याद कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो 16 है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली कौन था? तो पता है, अभी आप लोग को बताएं, वास्को डी गामा था, ठीक है। यही चीज़ आप लोग समझ में याद रखिएगा। अमेरिका की जो है समुद्री मार्ग की खोज याद करिएगा, कोलंबस के द्वारा 1492 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेरिका के जो समुद्री मार्ग की खोज है ये कोलंबस किया था 1492 ईस्वी में। ये तो आप लोग को पता है, बता ही चुके हैं। अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए, जो 17 प्रश्न है। 17 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा संविधान था, ठीक है, जिससे मूलतः कितने इसके अंदर अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे, ये प्रश्न पूछा रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल 395 थे, याद कीजिएगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान का सबसे लंबा संविधान था। उस समय जो है इसमें कितने आर्टिकल थे? 395 थे। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं इसके बारे में। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा के द्वारा यह पारित किया गया संविधान को, और 1950 को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और भारत का जो संविधान है ये विश्व के गणतांत्रिक देशों में से सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। और जो हम लोग का संविधान लिया गया है ना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना होगा। संविधान निर्माण के समय इसे कुल 395 मतलब अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ
माफ़ कीजिएगा 395 अनुच्छेद हो जाएगा, 8 अनुसूचियाँ हो जाएगा और 22 भागों में इसको विभाजित किया गया है संविधान निर्माण के समय में। ध्यान में रखना होगा 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भागों में इसको विभाजित किया गया। समझ में आ गया। अगला देखते हैं प्रश्न जो 18 है, ध्यान से देखिएगा। 18 यहाँ पे जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन जो हो जाएगा यहाँ पे अखिल भारतीय सेवा, ये सही है। प्रतिनिधित्व की असमानता, ये भी सही है। सशक्त केंद्र, ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन कह रहा है कि संविधान की नम्यता न होना, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात कर रहा है। नम्यता न होना ये गलत कर दिया है, ठीक है, तो ये गलत हो रहा है। ओके, अब देख लीजिए जो भारतीय संविधान की जो एकात्मक विशेषता है ये बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बता रहे हैं, याद रखना होगा। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। प्रतिनिधित्व की जो असमानता है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है अनुसूची 4 में, ठीक है। सशक्त केंद्र हो गया। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 में होते हैं। राज्य सूची और केंद्र को कानून बनाने का अधिकार जो होता है 249 में होता है। ये भारतीय संविधान की विशेषताओं को आप लोग को बता रहे हैं, ये सारी चीज़ को। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, राज्य सूची और केंद्र को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 और आपातकालीन जो प्रावधान है ये आर्टिकल 352 से लेकर 360। और लास्ट में देखिएगा जो 7 है कि जो भारत का संविधान न तो लचीला है, लचीला के मतलब नम्य है, ठीक है, और न ही कठोर, कठोर के मतलब अनम्य, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है, मतलब लचीला भी है और कठोर भी है। तो अगला प्रश्न की बात करेंगे जो 19 प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है। तो संसदीय सरकार है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा भारत में संसदीय सरकार की स्थापना किया गया है। संसदीय जो प्रणाली है ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका जो है अपनी लोकतांत्रिक वैधता जो है विधायिका के माध्यम से प्रस्तुत करती है, प्राप्त करती है। किसके माध्यम से? तो विधायिका के माध्यम से, ठीक है। विधायिका के प्रति यह उत्तरदायी होती है। इस प्रकार जो संसद प्रणाली है इसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से न तो परस्पर संबंधित होते हैं, न ही ऐसे ही होते हैं, संसदीय प्रणाली, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करेंगे जो लास्ट प्रश्न है। 20 प्रश्न का एक निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है। तो संघीय स्वरूप का जो परिणाम कहा जाता है वह हो जाएगा डी ऑप्शन, बहुस्तरीय सरकार, संघ और राज्य और स्थानीय, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बहुस्तरीय सरकार, संघ और राज्य और स्थानीय। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 1 है इसमें बताया गया है कि जो भारत है या इंडिया है यह राज्यों का संघ है, संघ राज्यों का, ठीक है। भारत सरकार के संघीय स्वरूप का जो परिणाम है ये संघ और राज्य और स्थानीय शासन को कहा जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो आप लोगों के लिए हम सोशल स्टडी के 20 क्वेश्चंस लेकर आए थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। आप लोग को सारी जानकारी भी बताएं, बहुत बेहतर तरीका से बताएं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।